लगा दो। अच्छा भाई, हमारा भाई आपको मेरी आवाज आ रही है ना? अलीशा या समन, आपके पीछे जो भी है ना, उनको बोले भाई प्लीज हमारी क्लास चल रही है और माइक खुला हुआ है, तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मुहीन, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा देखो, अरीशा, समन और मुइन, आप तीनों को मैंने ये बताना था कि हमारी आज की क्लास चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज के ऊपर मुश्तमिल है। हमने लास्ट क्लास के अंदर, आपके पास वीडियो भी क्लियर आ रही होगी ना? बिल्कुल, वीडियो भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। हेलो यार, बोला करो ना। मुइन, आवाज आ रही है? मुइन, आ रही है। समान, आपको वापसी आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ, वीडियो क्लियर आ रही है आप लोगों को? आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही? सर आ समन बोलिएगा, क्या बोले थे आप? सर वीडियो भी आ रही है। अच्छा एक सेकंड, मैं अरीशा को समझाता हूँ अरीशा क्या करे होंगे। अरीशा, आप एक काम करें, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को ना थोड़ा सा स्लाइड करें। जब आप स्लाइड करेंगे ना, तो एक स्क्रीन के ऊपर मतलब बहुत सारी स्क्रीन बनी हुई आएंगी। उनमें से एक स्क्रीन के ऊपर ना मेरा कैमरा शो हो रहा होगा, मेरी वीडियो शो हो रही होगी। अरीशा पहले आप देख लें। मुइन, आप अपना माइक खोलो। अरीशा, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्लाइड करें। स्लाइड करेंगे तो एक स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ जाएगा, मेरी स्क्रीन आ जाएगी। खराब हो गया है जिसका भी माइक है। अच्छा बहरहाल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप की। अब ये कौन आया सर? ये कौन आया? ये कौन आया? अल्लाह तौबा। अब्दुल मुईज, ठीक है। बेटा आप लोगों के पास लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। अरीशा, आपके पास लैपटॉप की स्क्रीन आ गई है? जी सर। अब्दुल मुईज, आपके पास लैपटॉप की स्क्रीन आ गई? मुइन, आपके पास लैपटॉप की स्क्रीन आ गई? यस सर, आ रही है। ठीक है बेटा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा आप मुझे बता दो। चैप्टर 6 सर एंड आपकी चैप्टर आवाज ड्रॉप हो रही है। मेरी आवाज ड्रॉप हो रही है? अब आ रही मेरी आवाज बिल्कुल सही? हेलो हेलो, यस सर, अब बेहतर हो। अब बेहतर हो गई मेरी आवाज? अच्छा, अब आपके यस पास लैपटॉप की स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? मुइन और जी अब्दुल, यस सर। सर, नजर आ रही है। देखो भाई, मैं आज आपको समझाता हूँ। आज हम आप लोगों ने करना क्या है। अब आप लोग ना सारे के सारे पहले एक तो माइक ऑफ कर लो, क्योंकि अब मैं सिर्फ मैं बोलूंगा, ठीक है? देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के और चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 8 के एमसीक्यूज जो आपके सामने होंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8, आप लोगों में से दो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, बल्कि हो सकते हैं 3 बच्चे हों। अरीशा, अब्दुल मुईज और समन। समन क्योंकि आप लास्ट क्लास में नहीं थी। अरीशा और अब्दुल मुईज, आप दोनों का आज केमिस्ट्री क्लास के अंदर फर्स्ट डे है, तो आप लोगों ने चैप्टर 6 और चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ा हुआ। तो मैं आपको चैप्टर 6 और चैप्टर नंबर 8 की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा यूट्यूब से। तो आप उस चैप्टर 6 को और चैप्टर नंबर 8 को वापसी पढ़ना। और आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर की भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी आपको लिंक दोबारा से सेंड करूंगा, तो दोबारा देखिएगा, ताकि आप सारी चीजों को रिलेट कर सकें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एमसीक्यूज इतने सिंपल तरीके से सॉल्व करवा दूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 दोनों एक जैसे हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है, यानी वो रिएक्शन जो रिवर्स आ जाते हैं, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाते हैं और जो रिवर्स डायरेक्शन में भी आते हैं। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर है। तो हमने दोनों को साथ मिला के पढ़ा। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 पे जा रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए ना कमेंट सेक्शन चैट का ऑप्शन खुला छोड़ रहा हूँ। आप लोगों से क्वेश्चन नंबर पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पढ़ूंगा, और उसका आंसर पूछूंगा। आप लोगों ने ABCD सेंड करना है, और वो सिर्फ आंसर मेरे पास ही शो होगा और किसी के पास शो नहीं होगा। तो इस तरह से होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई?
बेटा क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? मुईज आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुईन मुईज आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। अच्छा, ये अभी अभी अब्दुल मुईज बोल रहे थे ना? यस सर। अब्दुल मुईज बोल रहे थे ना आप? यस सर। ठीक है। अब अब्दुल मुईज आप अपना माइक ऑफ कर लो। मुइन आप अपना माइक ऑन करें। और समन आप मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज समझ में आई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? जी सर, आ रही अच्छा, अरीशा आपको मेरी बात समझ में आ गई है? है। जी सर, आ रही है। अरीशा मैंने क्या बोला था जरा मुझे बताइएगा प्लीज। सर आपने बताया था नंबर 6 में जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है और चैप्टर 8 में इरिवर्सिबल, तो हम उनको कंबाइन करके पढ़ेंगे। हम उनके जो थ्योरी है ना उसको पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जी आप लोगों ने क्या करना है, एमसीक्यूज का जो आंसर होगा ABCD वो सेंड करना होगा जस्ट। ठीक है, ओके। ओके। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है बेटा, एक सेकंड। आप जाओ नीचे। अच्छा भाई, चैट का ऑप्शन कहाँ से आएगा? चैट, हाँ। देखो भाई, हमारे पास यार एक सेकंड, क्या करूँ? रिकॉर्डिंग भी चल रही है और स्क्रीन भी शेयर हुई है और चलो ठीक है, खैर। बेटा आप लोगों ने आंसर सेंड करने होंगे। अब देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, द टर्म एक्टिव मास ऑफ अ सब्सटेंस इज यूज्ड टू डिनोट। जो टर्म एक्टिव मास होती है, एक्टिव मास का मतलब एक्टिव मास आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर फर्स्ट ईयर में। एक्टिव मास से किस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है? सबसे पहला आंसर है ए ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, या मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। जल्दी से बताओ, ABCD आप सबने बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। अच्छा, एक सेकंड, ये वापसी मुझे, बेटा एक सेकंड रुकिएगा। ये चैट जो है ना, मेरे पास आंसर आया मुइन की तरफ से आया प्राइवेटली, बाकी सबकी तरफ से नहीं आया। मुझे एक सेकंड रुक जाए, मुझे सबको अलाउ चैट करने दें, मेरे पास जो है ना मसला हो रहा है थोड़ा चैट का। एक सेकंड रुकिएगा। मैं वापसी जूम पे गया, खुलो ना यार। क्या मजाक है यार। किसी को पता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे समझ में नहीं आ रहा। स्टॉप शेयर, एक सेकंड रुक जा, मुझे यहाँ पे पहले कुछ करना पड़ेगा। ये रुक जाएगा बेटा। मीटिंग सेटिंग्स कहाँ से आएंगी वापसी? अल्लाह तौबा। मैं तो फंस जाऊंगा, मेरे पास तो आंसर ही नहीं आ रहा इस तरह से। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर, आ रही है। मैं एक जगह फंस गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मीटिंग सेटिंग्स कहाँ से वापसी सही होंगी, और मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरे पास दूसरे मोबाइल पे ना वो नहीं आ रहे, आंसर्स नहीं आ रहे आप लोगों के, चैट का ऑप्शन नहीं खुल रहा। इस सेटिंग्स कहाँ से आ जाएगी, आएंगी लैपटॉप पे? पाउज वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ एक सेकंड। एवरीवन पब्लिकली,
ठीक है भाई, देखो अब सही हो गया, अब सही हो गया। अब मेरे पास आप लोगों के आंसर आ जाएंगे। आप लोगों को बस दोबारा से बताना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। ओके, शेयर स्क्रीन, वापसी आओ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है बेटा, मेरे पास अब आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों को मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है द टर्म एक्टिव मास ऑफ अ सब्सटेंस इज यूज्ड टू डिनोट। पहला ऑप्शन है ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब, दूसरा है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, तीसरा है मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब और चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर है, जरा मुझे जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से। आप सब में से ज्यादातर जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो बोल रहे हैं ऑप्शन बी, 1 का है बी। तो आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद जो दूसरा वाला, मुझे बेटा नहीं हो रहा मसला, पता नहीं क्या हो रहा है। एक तो क्लेम होस्ट करना पड़ेगा मुझे, अगर मैं क्लेम होस्ट करता हूँ क्या ये वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहेगी? हाँ ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ठीक है। अब आप सेकंड वाले का सर आंसर बताएं। जी बेटा, सर मोल्स पर डीएम क्यूब कैसे है? मोल्स पर डेसीमीटर कैसे है, एक सेकंड में इसको समझा देता हूँ। हमारे पास एक्टिव मास जो होता है ना, एक्टिव मास का मतलब ये नहीं कि कितना मास है जो कि रिएक्ट कर रहा है। एक्टिव मास ही बोला जाता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो, तो उनका जो रेशियो होता है ना, वो चीज कहलाती है एक्टिव मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का और वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब उसका यूनिट आ जाता है। इस तरीके से होता है एक्टिव मास। अब चैप्टर नंबर 6 जो है ना, उसके अंदर है ये सारी बात। वैसे वैसे ये सवाल किसने पूछा था? अब्दुल मुईज साहब ने पूछा था। यस सर, मैंने पूछा। ठीक है अब्दुल मुईज, एक काम करना, जब चैप्टर नंबर 6 की वो रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो उसके अंदर ये चीज मैंने बताई भी होगी, तो उधर से इंशाअल्लाह सही से समझ में आ जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है व्हेन केसी वैल्यू ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी हाई। जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, इससे क्या पता लगता है कि रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टेंट जो है वो स्टेबल है, या रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल है, या फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो बहुत ही ज्यादा कम स्पीड के साथ होगा, या कुछ भी नहीं बताया जा सकता। ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा सही आंसर है? इसका आंसर मुझे मुइन ने दिया है 2C। आप लोग क्या बोलते हैं जरा मुझे बताएं बेटा। मुइन ने मुझे आंसर दिया है सी। आप लोग क्या कहोगे भाई? ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है केसी की वैल्यू जब भी बहुत ज्यादा होती है, इससे क्या पता लगता है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है, या रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, या फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा उसकी स्पीड बहुत कम होगी, या फिर ऑप्शन डी के नो प्रिडिक्शन कैन बी मेड, कुछ भी नहीं बताया जा सकता। बताएं बेटा, सिर्फ मुइन का ही आंसर आ रहा है मेरे पास, आप लोग जरा जल्दी से बताएं। अरीशा, अब्दुल मुईस, कोई तुक्का लगाओ बेटा। समन, कोई तुक्का लगाए। यहाँ पे समन का आंसर आ रहा है सी। आप सबके आंसर सी आ रहे हैं भाई, बताओ। अरीशा का आंसर आया ऑप्शन ए, और इसके अलावा और किसी का? मुईज आपका आंसर नहीं आया अभी तक। अच्छा, मुइन ने अपना आंसर चेंज कर लिया। मुइन ने अपना पहला ऑप्शन सी बोला था, अब ऑप्शन बी कह रहा है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपके पास मेरी वीडियो आ रही है, अगर आपके पास मेरी वीडियो आ रही है तो मैं आपको समझा दूं। देखो मैंने ये बताया था, रिएक्टेंट जो होता है ना, रिएक्टेंट अगर वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं तो फिर वो रिएक्शन नहीं करते हैं। भाई इसकी एग्जांपल मैंने दी थी शादी से। भाई एक बात बताओ, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको शादी करने का कोई शौक नहीं होता, या वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अपने कुछ गोल्स होते हैं, तो वो पहले करना चाहते हैं। अगर वो क्या नाम है, अपने आपको पहले से सिंगल लाइफ के अंदर स्टेबल फील कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो शादी नहीं करेंगे। अगर उनकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश की जाएगी तो वो किस तरह से शादी हॉल में जाएंगे भाई? बिल्कुल मतलब जो ना, उनके अंदर कोई एनर्जी नहीं होगी, या कोई खुशी नहीं होगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, इस तरह से जाएंगे शादी हॉल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा स्टेबल है और वो रिएक्शन करना नहीं चाहता, और रिएक्शन करना नहीं चाहता तो उसकी केसी की वैल्यू भी कम है। और केसी की वैल्यू को मैंने कहा था ये एक्साइटमेंट की जैसे है।
कि अगर एक्साइटमेंट कम है तो इसका मतलब केसी की वैल्यू कम है, और वो कब होगा, जब रिएक्टेंट अपने आप को स्टेबल फील करेगा। जब रिएक्टेंट अपने आप को स्टेबल फील करता है तो वो रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करता और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जबरदस्ती भेजा जाए तो उसकी केसी की वैल्यू कम होती है। इसी तरह से अगर रिएक्टेंट अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा है, यानी ये वो लोग हैं जो कि शादी करने के लिए ना उतावले हो रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हो गए, मरे जा रहे हैं शादी करने के लिए, अगर इनको शादी हॉल के अंदर भेजा जाएगा, भाई इनकी शादी करवाई जाएगी, तो ये खुशी खुशी भागते हुए जाएंगे शादी हॉल के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट अपने आप को रिएक्शन से पहले अनस्टेबल फील कर रहा है। अनस्टेबल फील कर रहा है तो वो बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा और उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी, यानी उसकी केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर कहा जा रहा है व्हेन केसी वैल्यू ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी हाई, कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट जो है वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा था, उसने बहुत तेजी से रिएक्शन किया है और बहुत तेजी से रिएक्शन करके उसने कोई प्रोडक्ट्स बनाए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट इज हाईली अनस्टेबल। तो इसका ऑप्शन बी सही है और ऑप्शन सी गलत है। क्या ये वाली बात मेरी समझ में आई है? आप लोग अपने माइक्स ऑन कर लें बेटा, मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा है इस तरह से पढ़ा के, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना वन वे बात चल रही है और वन वे बात मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो आप लोग एक काम करें, अपने अपने माइक्स ऑन ही कर लें। अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो फिर वो बंद कर दे माइक, वरना बाकी सारे ऑन कर लें और मुझे ऐसे ही बताएं, डायरेक्टली बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? पहला पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है के सी इक्वल्स टू के आर अपॉन के एफ, और दूसरा लिखा हुआ है के सी इक्वल्स टू के एफ अपॉन के आर, तीसरा लिखा हुआ है के सी इक्वल्स टू के एफ मल्टीप्लाई बाय के आर, और चौथा लिखा हुआ है के सी इक्वल्स टू के आर मल्टीप्लाई बाय के एफ। इसमें से कौन सा सही है बताएं जरा मुझे। बी। ऑप्शन बी सही है? किन किन को लगता है कि ऑप्शन बी सही है, जरा मुझे बताएं बेटा, या तो चैट पे बताएं या वैसे ही माइक पे बताएं। बताओ बेटा। बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। बताओ भाई। सिर्फ अभी मेरे पास अरीशा का आंसर आया है ऑप्शन बी, अरीशा का आंसर आया ऑप्शन बी। आप मुझे बताओ आप लोगों में से किस किस को सही लग रहा है भाई। समन का आंसर भी आया ऑप्शन बी, और मुइन और अब्दुल मुईज, आपको क्या लग रहा है भाई इसमें से कौन सा सही हो सकता है? केसी की वैल्यू, और केसी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, के एफ अपॉन के आर होगा, या केसी की वैल्यू का फॉर्मूला होगा के आर अपॉन के एफ? ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा, जरा मुझे बताओ। अब्दुल मुईज का आंसर आया ऑप्शन ए, और मुइन का आंसर अभी तक मेरे पास नहीं आया, लेकिन अब मैं इसको समझा रहा हूँ वीडियो के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले बता तो दिया था। सबसे पहले बता दिया था आपने भी? अच्छा ऑप्शन ए बोला था, ठीक है। अब मैं एक बी काम बोला करूँ, था। ऑप्शन बी बोला था। हाँ ये समझाया मुझे। अब मेरे पास आया नहीं है, लेकिन अब चलो मैं इसको एक काम करूँ, वीडियो पे समझा रहा हूँ ये क्या सीन है। भाई देखें आपके पास मेरी वीडियो आ रही है? देखो मैं ये बता रहा था कि ये किस तरह से सही है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, लॉ ऑफ मास एक्शन जिसने पेश किया था, लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था वैन हॉफ ने। लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था वैन हॉफ ने, और इसने कहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, रिवर्स रिएक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे उसने बोला था फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे मान लो मेरे पास एक
रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली के ऊपर सर आवाज डबल हो रही है सर। सर आवाज डबल आ रही है आपकी। के ऊपर, ठीक है, आवाज डबल हो और रही है सर। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली सर आपकी आवाज डबल आ रही है। अगर मैं इस तरह से करूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा, क्या लग जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा, नहीं है। कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा केएफ और साथ में क्या रहता है रिएक्टेंट्स, ठीक है। और इसी तरह से सर आपकी आवाज डबल आ रही है। यहाँ पे करूँ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, किस चीज पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के आर और साथ में आ जाएगा प्रोडक्ट्स और, ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे। अब देखो सर आपकी आवाज डबल आ रही है। आवाज डबल आ रही है सर। सर आवाज डबल आ रही है आपकी सर। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे हम बताते हैं एक होती है इक्विलिब्रियम स्टेट, सर कुछ समझिए, आपकी आवाज डबल आ रही है। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाते हैं किस चीज के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे क्या आ जाएगा केएफ मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट्स, केएफ मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंट्स और इक्वल यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा केआर इनटू प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की बात नहीं है, मैंने अभी लिखा आर लिखना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब यहाँ से केसी का फॉर्मूला निकलता है, केसी का फॉर्मूला कैसे निकलता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केएफ रह जाएगा और यहाँ से केआर ये मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब ये केएफ अपॉन केआर की जगह पे हम लोग लिख देते हैं केसी का फॉर्मूला निकला है, केसी का फॉर्मूला अपॉन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, ये इस तरह से निकला हुआ फॉर्मूला। तो इससे क्या साबित हुआ कि केसी का फॉर्मूला क्या होता है, केसी का फॉर्मूला होता है केएफ अपॉन केआर, ये यहाँ से निकला है केएफ अपॉन केआर का फॉर्मूला, केआर ये यहाँ से निकला है केएफ अपॉन केआर का फॉर्मूला। सर हेलो सर आपकी आवाज डबल आ रही थी। दोबारा समझाऊं सर आपकी आवाज डबल आ रही है। आपकी डबल आवाज आ रही थी। अच्छा सर आप अपना एक माइक ऑफ कर लेना, मैं लैपटॉप वाला, या फिर मैं एक सेकंड यही कर रहा हूं, मैं भूल गया था। देखो भाई अब आपको मेरी आवाज आ रही है, आपने लॉक मास, देखो अब मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। यस सर आप क्लियर आ रही है। देखो मैं ये बता रहा था कि लॉ ऑफ मास सेक्शन नहीं समझाया था पहले भी। लॉ ऑफ मास सेक्शन जो था ना, लॉ ऑफ मास सेक्शन ये वेंट हॉफ ने दिया था और वेंट हॉफ के अकॉर्डिंगली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अगर मैं क्या करूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा केएफ और साथ में लग जाएगा रिएक्टेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट लग गया, कांस्टेंट हो गया केआर और यहाँ पे कंसंट्रेशन आ गई प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि अगर मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूँ किस तरह से, कि मैं बोलता हूँ भाई इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को हमने बराबर कर लिया, तो इनकी दोनों वैल्यूज को भी हमने इक्वेट कर लिया, यानी KF इंटू रिएक्टेंट्स बराबर हो गया KR इंटू प्रोडक्ट्स है। अब देखो प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऊपर आएगा, रिएक्टेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह से KR यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया KF अपॉन KR इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। अब KF अपॉन KR ये बराबर होता है KC के, KC का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। हमने KC का फॉर्मूला हमेशा पढ़ा है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इतने ज्यादा सॉल्व करे थे। तो KC के फॉर्मूला से क्या पता लग रहा है, KC का फॉर्मूला होता है KF अपॉन KR। इस तरह से हम लोगों ने पता चला हमें KC का फॉर्मूला। अब पता है आज के दिन में मुश्किलात इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि आधे बच्चों ने ये चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 8 पढ़ा और आधे बच्चों ने नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खैर हम आज के दिन तो गुजारेंगे, कल से जब नया चैप्टर पढ़ेंगे तो सबको वापसी समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब देखो आप लोगों के पास मेरी आवाज आ रही थी क्या, आप लोगों को समझ में आया जो मैंने समझाया है अभी? अरीशा आपको समझ में आया, मुईन समझ में आया, अब्दुल मुईन समझ में आया, समन समझ में आया?
बेटा या तो चैट पे मुझे बता दो अगर समझ में आया तो, या फिर अपने माइक ऑन करके मुझे समझा दो। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आज के दिन। तमन आपको समझ में आ गया? ठीक है। मुइन आपको समझ में आया? हेलो बेटा, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही ना, मैसेज आ रहा है आप लोगों का, आप लोग हो भी वहाँ पे कि नहीं? अब्दुल मुईन समझ में आया बेटा? मुईन समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया सर। अच्छा सर आपको कहा था कि न्यूमेरिकल्स करवाएं। न्यूमेरिकल्स बेटा यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर ही, ये अभी क्वेश्चन के अंदर ही आगे आ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सर न्यूमेरिकल आ गया, तो सर क्वेश्चन। बस ये लास्ट स्टेप बता दें एक दफा। अच्छा लास्ट स्टेप दोबारा बता दूं भाई? लास्ट यस स्टेप के सर। अंदर क्या हुआ है? लास्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर के एफ इंटू रिएक्टेंट्स और ये के आर इंटू प्रोडक्ट्स, ये इन दोनों को हमने कहाँ से उठाया है कि हमने बोला था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों बराबर थे, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दी, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दी। अब प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दिया, तो प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, ये फॉर्मूला है किस चीज का? केसी का। केसी का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, के एफ अपनी जगह पे है, के आर यहाँ से मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया, तो हो गया के एफ अपॉन के आर। के एफ अपॉन के आर बराबर है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स के, और हमें पता है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट किस चीज के बराबर होता है? केसी के बराबर होता है। तो इसलिए हमने केसी का फॉर्मूला क्या, अब देखो इसके सर बाद आपकी वॉइस म्यूट हुई है। आपके पास वापसी मेरे पास आपके पास वापसी मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर अब आइए। अब आई है। अब दोबारा मत बोलना कि यार दोबारा समझा दें, ये वाली चीज दोबारा समझा दूंगा लेकिन सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। देखो भाई, सर आपकी आवाज बार बार जा रही है, वीडियो भी रुक जाती है अभी। मैं एक काम करूँ, मैं मोबाइल पे कनेक्ट करूँ अपनी आवाज को। क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर अब क्लियर आ रही है। अच्छा मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब देखो दोबारा क्या नाम है उसकी, समन का मैसेज आया मेरे पास, समन का मैसेज आया, सर दोबारा एक और मरतबा समझा दें। क्या आप लोगों को समझ में आया ये वाला स्टेप जो मैं समझा रहा था पहले? किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं आया? सर प्रॉपर्ली नहीं आया क्योंकि बार बार आवाज जा रही थी और वीडियो रुक रही थी। अब आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर अब प्रॉपर आ रही है। देखो यार मैं ये बता रहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है के एफ इंटू रिएक्टेंट्स के। ये हमने यहाँ से उठाया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट्स के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो लग जाएगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो गया के एफ, यानी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है रिएक्टेंट्स के साथ में। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है किस चीज के? कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट्स के। इक्विलिब्रियम स्टेट में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे क्या आ गया? के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पे आ गया के आर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और रिएक्टेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यस सर प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। ठीक है, फॉर्मूला होगा प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। केसी का फॉर्मूला हमने, का फॉर्मूला प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स और केसी का फॉर्मूला अपॉन किया है। वाली बात अब समझ में आई है? यस सर। अब देखो भाई यहाँ पे वापसी स्क्रीन जहाँ पे ओपन करी हुई वहां पे वापसी आ जाओ। आपके पास अभी स्क्रीन आ रही है, लैपटॉप की स्क्रीन आ रही है? लैपटॉप वाली स्क्रीन तो नहीं आ रही। एक तो सब गायब हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है।
बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है केसी फॉर द रिएक्शन। लैपटॉप स्क्रीन नहीं आ रही। लैपटॉप तो ये थी, जैसे ये तो पूछ रहा हूँ लैपटॉप की स्क्रीन आ रही कि नहीं आ रही? तो था। अच्छा एक सेकंड, आवाज तो आ रही है ना? जी सर। यस सर, आवाज आ रही है। मैं स्क्रीन का वापसी सही करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे चलो ना वापस, चलो वापस, चलो वापस, चलो पार्टिसिपेंट्स। बेटा देखिए अब आपके पास वापसी स्क्रीन शेयर हो रही है। नो सर। देखिए स्क्रीन आ गई अब आप लोगों के पास वापसी। यस सर, आ गई ना? अब देखो यस। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले समझ लें, अगर किसी रिएक्शन के अंदर, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर केसी की वैल्यू बहुत कम है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाता, वो रिएक्शन आमतौर पे रिवर्स आता है। और अगर फॉरवर्ड जाएगा तो भी बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में जाएगा। सुन ले मेरी बात, दोबारा सुनिएगा। अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है, केसी की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से ये पता लगता है कि रिएक्टेंट स्टेबल है और वो फॉरवर्ड रिएक्शन में नहीं जाएगा बल्कि रिवर्स रिएक्शन में आएगा। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और बहुत तेजी से जाएगा, तो वो रिवर्स नहीं आएगा। और अगर केसी की वैल्यू मॉडरेट है यानी एवरेज है, यानी कि 10 से लेके 100 तक के दरमियान में या 1 से लेके 100 तक के दरमियान में, अगर 1 से लेके 100 तक के दरमियान में तो इसका मतलब केसी की वैल्यू एवरेज है और वो फॉरवर्ड में भी जा सकता है, वो रिवर्स में भी जा सकता है। पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग पढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है केसी फॉर द रिएक्शन HI, या ये HI नहीं है, बेसिकली 2HI है। 2HI आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है H2 प्लस I2 में। अब उस केसी की वैल्यू, उस रिएक्शन की केसी की वैल्यू है 0.0156 एट 793 केल्विन। टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिएक्शन के ऊपर। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन इन विच 1 मोल ऑफ H2 and 1 mole of I2 will move to achieve equilibrium। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन गैस का और आयोडीन गैस का एक एक मोल हो तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए? आप मुझे केसी की वैल्यू पढ़ो, केसी की वैल्यू से अंदाजा लगा के बताओ कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, जरा मुझे बताओ। बताओ बेटा। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बताओ ना इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ केसी की वैल्यू है 0.0156 793 केल्विन पे उस रिएक्शन की। अब यहाँ पे बोला हाइड्रोजन गैस का 1 मोल और आयोडीन गैस का 1 मोल ये रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में यानी बैकवर्ड आएगा, या ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, या फिर नन ऑफ द अबव? सर सी आई थिंक। इसका आंसर सी है, द रिएक्शन इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम। यस सर। आंसर बी। आंसर बी, ऑप्शन बी, कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अरीशा और समन आप क्या बोलती हैं? आप मुझे बताएं, आप क्या बोलती हैं भाई, बताएं। और माइक ऑन कर लें आप सब। सर बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्यों? चेंज करो। ऑप्शन बी क्यों? समन चले आप मुझे बताएं, समन ये ऑप्शन बी बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अरीशा आप मुझे बताएं। अरीशा तो चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। समन आप मुझे बताएं कि ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? भाई ऑप्शन बी क्यों होगा, जरा मुझे बताओ ना, वजह तो बताओ मुझे कोई। मुइन मुझे ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी की वजह बताओ क्यों है? सर वो फॉरवर्ड नहीं आएगा, बैकवर्ड आ जाएगा। बैकवर्ड क्यों आएगा? वजह सर वजह केसी बताओ की ना। वैल्यू कम है ना सर। केसी की वैल्यू कम।
Kc की वैल्यू बहुत कम है, Kc की वैल्यू बहुत कम है, इससे ये साबित होता है कि रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट अनस्टेबल है, तो इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्योंकि Kc की वैल्यू बहुत कम है। अब यहाँ पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 46 ग्राम ऑफ C2H5OH इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बताएं मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। आपको मास गिवन है, आपको एक फॉर्मूला गिवन है जिससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और आपको वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। तो बताएं इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। ऑप्शन ए है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर नन ऑफ द अबव। बताएं भाई। बताओ भाई, सोचो। समान आप यहाँ पर हैं या चली गई हैं? देखो भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लो। मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी ये इसका यूनिट है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट है डेसीमीटर क्यूब, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम की जगह पे आ गया वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे, आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है वैसे क्या? मुइन और मुइज, आपको वीडियो नजर आ रही है? सर बोर्ड नजर आ रहा है। हाँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड नजर आ रहा है? वो तो नजर आ रहा है, लेकिन आपने कुछ लिखा नहीं। मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने तो लिखा है सर, कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। बोर्ड नजर आ रहा है, बोर्ड खाली नजर आ रहा है। सर लॉ ऑफ मास सेक्शन पहले वाला जो लॉ लिखा था, अब चेंज हो अब गया। नजर है। अब आ गया वापसी। यस। अब देखो, मैं क्या बता रहा था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब और मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हमारे पास मास कितना गिवन है, जरा मुझे बताना। मोल्स का फॉर्मूला मैंने खोला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह किया, बताओ मास कितना है? 46। मास गिवन है 46 ग्राम, और यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है C2H5OH। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या आएगा, देखो कार्बन का 12 होता है, 12 को